जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत आई, जुल्फ़िकार भुट्टो एक पॉपुलर लीडर, मकबूल लीडर सामने आए, अवाम के दरमियान वो मकबूल थे। फिर उनके बारे में भी इस तरह की कुर्दार कुशी मुहिम चलाई गई, उनके ऊपर फतवे लगाए गए कि ये शराबी है, जानी है, मुख्तलिफ़ ख़वातीन को लाया गया। लेकिन जब उनको भी जनरल ज़िया ने एक झूठे मुकदमे में फांसी पे चढ़ा दिया, तो उसके बाद फिर दूसरे जो सियासतदान थे उनके बारे में किरदार कुशी शुरू हो गई। आपको याद होगा एक मौलाना समीउल हक साहब होते थे, जो कि मुजाहिदीन थे, जिन्होंने रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी थी, उनके उस्ताद माने जाते थे और उनका बड़ा असर व रसूख था अफ़गानिस्तान में, तालिबान में, ये जो जंगजू थे उनके। वो सेनेटर थे 1990 की दहाई में। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में उन्होंने बयान दिया, वो उस वक्त बड़े मकबूल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी हुकूमत गिराऊंगा। तो अगले दिन ही उनके ख़िलाफ़ एक ताहिरा तजम्मल नाम की एक ख़ातून थी, जिसकी कोई शोहरत इतनी अच्छी नहीं थी इस्लामाबाद में, उस से इंटरव्यू, उस वक्त मैंने कहा कि ये मीडिया नहीं था, तो अखबारात की जीनत बने। उसने बड़े अपने घटिया किस्से उधर फर्जी किस्से बैठ के सुनाए कि मौलाना समीउल हक मेरे साथ ऐसे करता था, ये था, मेरा बड़ा पक्का गाहक था, इस तरह के। मौलाना समीउल हक ने बेचारे ने सेनेट में आके बड़ी अपनी सफाई देने की कोशिश की, कुरान पे हलफ भी उठाया, वो उसने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन उसके कुछ अरसा बाद जब उसने सियासत छोड़ दी, तो वही जो ख़ातून थी ताहिरा तजम्मल, उसने ही अखबारात में आके बयान दिए कि मेरा तो मौलाना से कोई तल्लक ही नहीं था, मुझे तो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आप आ जाएं फिर मियाँ नवाज़ शरीफ, उसके किस्से बड़े मशहूर हुए, उसकी रात को लंबी लंबी टेलीफोन कॉल्स बड़ी मशहूर हुई और उसने भी मरी की चेयर लिफ्ट भी किसी को पूरी की पूरी चेयर लिफ्ट गिफ्ट कर दी। और सुनने में ये भी आया है मुबैना तौर पर कि जो उनकी बेगम थी मोहतरमा कलसूम नवाज़, उसकी बीमारी के पीछे भी असल वजह यही थी कि कोई भी, आपको पता है, कोई भी ख़ातून, कोई भी जो शादीशुदा ख़ातून है, वो अपने शौहर के बारे में इस तरह का जो होता है वो बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बाकी किसी ख़वातीन के साथ ताल्लुकात हों, उनके निकाह में भी हो, ख़वातीन के साथ ताल्लुकात भी हों, और जब वो बाअसर हो उनका शौहर और उसका कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो टेंशन, वो परेशानी तो रहती है ना। और बाज़ हलकों में ये उस वक़्त जब उनकी बीमारी तशख़ीस हुई कैंसर की, ये भी बात सामने आ रही थी कि इनकी बीमारी की असल वजह मियाँ साहब ख़ुद हैं, उनके मुआशके हैं, उनकी ये करतूतें हैं, उनकी टेंशन ले ले के। साफ ज़ाहिर है कैंसर भी एक टेंशन का नाम है ना, जब आप एक चीज़ सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो कैंसर बन जाता है। वो असल जो मोहतरमा कलसूम नवाज़ मरहुमा की बीमारी की वजह थी, रिपोर्टेडली उनके पीछे भी इनके ये करतूत ही थे। आपने वो सहाफ़ी का भी, एक कम बारकर सहाफ़ी का नाम है, उसका आप इंटरव्यू गूगल पे निकाल सकते हैं, उनको भी इन्होंने आईफ़ोन, उस वक्त आईफ़ोन बड़ी महंगी चीज़ होती थी, आईफ़ोन देने का, आईफ़ोन देकर बरगलाने की कोशिश की। बरगलाने से वो मुझे लफ्ज़ याद आ गया जो पिछले दिनों वो जो ख़ातून है हाजरा शरीफ, उसकी जो किताब है, उसने जब वो एक बड़े होटल में, सरीना या कोई बड़ा होटल जो महंगा तरीन होटल है, उधर उसकी इफ्तिताह किया, उस घटिया उस किताब का जो ऐड की हुई थी, जो मुहिम है, तो उसने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि और लड़कियों को, छोटी बच्चियों को, जो यानी कि यंग जवान लड़कियां, उनको बरगलाया जाता है। तो उससे मुझे वो याद आ गया कि मियाँ साहब के बारे में भी मैंने एक इंटरव्यू सुना। वो एक सहाफ़ी है कम बेकर, आप सर्च करें तो वो उनका इंटरव्यू सामने आ जाएगा। वो कह रही है अपने इंटरव्यू में कि प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के पाकिस्तान के मियाँ नवाज़ शरीफ मुझे आईफ़ोन देकर बरगलाने और दोस्ती करने का कह रहे थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा एक अपनी बीवी के होते हुए भी एक सहाफ़ी को, सहाफ़ी से तो वैसे ही लोग डरते हैं ऐसी बातें उनके सामने करने थे, उसको भी
आईफोन की पेशकश करके दोस्तियों की पेशकश कर रहा है, तो वो जब वो बाद में क्या करता होगा। सिर्फ आप अंदाज़ा लगा लें कि जब उनकी शरीक हयात इस दुनिया में नहीं रही तो उसके बाद की उसकी लाइफ कैसे होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आपने जुल्फ़िकार भुट्टो के एक दरीना साथी थे मुस्तफ़ा खार गवर्नर, उनकी एक साबका अहलिया जो आजकल मियाँ शहबाज शरीफ की निकाह में है, उनकी बेगम है, उनसे किताब लिखवाई गई। यानी कि ये कोई नया सिलसिला नहीं है। ये अपने मुखालफीन के बारे में जो करते हैं, ये कोई आम जो आजकल की न्यू जनरेशन है उनके सामने ये पता नहीं कि कोई नई बात है, ये नई नहीं है। आप मोहतरमा बेनज़ीर की वो तस्वीर जो बंदा सोच भी नहीं सकता, झूठी जाली तस्वीर बनवा के इन्होंने अखबारात में शाया करवाई। अगर आप हिस्ट्री को चेक करें, मैं आगे आ रहा हूँ, आपको आगे भी बताता हूँ, अगर इनकी ये 80 की दहाई में शरीफ ख़ानदान सियासत में आया है, इनकी हिस्ट्री चेक करें कि इनके ऊपर जब बुरा वक्त आया, जब या ये इलेक्शन में गए, ये अपने मुखालफीन के साथ क्या करते हैं। मेरा आपसे आज का जो मौजू है वो ये है कि ये जो सियासतदान है मियाँ नवाज शरीफ, ये ख़ानदान जब इलेक्शन में जाता है या इलेक्शन करीब होता है, फिर ये अपने मुखालफीन को, इनको पता होता है कि हम हार रहे हैं, हम उसका मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, फिर ये ओछे कंडे ये वाले इस्तेमाल करता है, किसी की माँओं बहनों को, उन बेचारियों की इज़्ज़तों को भी नीलाम करता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, आपने वो किताब अभी तो आहिस्ता आहिस्ता लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो जो हाजरा शरीफ है वो किताब में कहती है जी मेरे साथ किया कुछ नहीं इमरान खान ने, मुझे बरगलाता रहा। हालांकि आप खुद सोचें कि जिसके पीछे ये खुद भागती रही हो, ये खुद गई हो, वो तो उसकी हिम्मत है कि इससे पता नहीं कैसे बच गया होगा। यानी कि और रिहाम खां के बारे में भी, उसके साथ भी निकाह किया, उसने भी पहले कोशिश की होगी, क्योंकि जो मशहूर होते हैं, जो पॉपुलर लीडर होते हैं, हनी ट्रैप इसको कहा जाता है, उनके पीछे ख़वातीन को लगाया जाता है, उनके पास ख़वातीन को भेजा जाता है कि ताकि आप जाएं, इसके साथ मरासम बनाएं, ताकि कल को इसको ब्लैकमेल किया जा सके। इसका मतलब है, जब मैं इन दोनों ख़वातीन को, आयशा गुलालाई वाला जब वो मामला आया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि उसमें से निकला कुछ भी नहीं, सिर्फ मीडिया ट्रायल। दूसरी बात यह है कि वो अभी ये वक्त का इंतखाब उस वक्त किया गया कि जब इमरान खान जेल में है और अपना मौक़िफ़ भी नहीं दे सकता। वो ये टाइम इसलिए सेलेक्ट किया गया है। आगे इनको ये था कि उसकी ज़मानत ना सुप्रीम कोर्ट ले ले, ज़मानत ना हो जाए, वो आके अपना जवाब देगा, फिर मौक़िफ़ देगा। इनका ज़हन था कि उस वक्त तक हम इसका मीडिया ट्रायल करें, लोगों की ज़हन साजी करें। लेकिन ये भूल गए हैं कि वो इमरान खान ने लोगों को अपने दौरे हुकूमत में अर्तगल गाजी जैसे ड्रामे दिखाए हैं, जिसमें जगह जगह ये दिखाया गया है कि ये जो यहूदी हैं, ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये और इनके जो आगे सहूलतकार हैं, ये किस तरह लीडरों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, उनको किसी हुकूमत का सरबराह क्यों नहीं बनने देते, उसके लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने, जिन पाकिस्तान के बच्चों ने, जिन जवानों ने, जिन ख़वातीन ने वो अर्तगल गाजी जैसा ड्रामा देखा हुआ है तफसील से, उसको जब ये हथकंडे ऐसे सामने लेके आते हैं, उनको वो चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि असल वजह ये है, इन्होंने क्या दिखाया सारी ज़िंदगी अपने 40 साल कैरियर में। इनके 40-45 साल हो गए सियासत में। अगर इन्होंने कोई इतनी तरक्याती काम, इतनी पाकिस्तान की भलाई की होती तो आज इलेक्शन में जाने से पहले इनको ख़वातीन से किताबें ना लिखवानी पड़ती, ये बताते। अब इन्होंने किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिस वजह से ये परेशान है कि इलेक्शन में जा नहीं रहे, किया ये है कि इन्होंने, जब इनकी 16 माह की हुकूमत आई तो सबसे पहले तो इन्होंने सेहत कार्ड बंद किया, जो इमरान खान का गरीबों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा था, बहुत बड़ा। उससे लाखों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मेरे गांव की मैं ज़ाती तौर पर कई लोगों को जानता हूँ, इतने गरीब बेचारे,
वो अपना ऑपरेट नहीं करवा सकते थे, जिन्होंने सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेट करवाया। मेरे गांव के कई लोग ऐसे हैं आज भी, वो बेचारे वो अपने गुर्दों का डायलिसिस जो है वो सेहत कार्ड पे करवाते थे। जब से इन्होंने बंद किया वो अब बेचारे कभी रिश्तेदार किसी से मांगते हैं, कभी किसी से सिफारिशें करवाते हैं। हम वो पहले किसी को पता ही नहीं चलता था, वो जाते थे आराम से अपने डायलिसिस करवा के आ जाते थे। सबसे पहले इन्होंने ये इसलिए लोगों से गंदी किताबें लिखवा रहे हैं, गंदी, पहले तो ये गंदी ऑडियो लेके आते थे, गंदे टोटे बनाते थे, अब ये गंदी किताबें इसलिए लिखवा रहे हैं कि इनके पलड़े में कुछ नहीं है आवाम को दिखाने के लिए। इन्होंने किया क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन्होंने आते ही पहले सेहत कार्ड बंद किया। सेहत कार्ड के बाद इमरान खान ने, हमारी इस्लामी रवायात हैं कि मुसाफिरों का ख्याल रखने के लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में हुक्म है, उसने मुसाफिर खाने बनवाए। जो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में गरीब लोग बेचारे दूसरे शहरों में जाते थे, वो उधर मुसाफिर खानों में जाके रिहाइश इख्तियार करते थे। उनको 3 वक्त का खाना बड़ी अच्छी तरीके से मिलता था। इन्होंने वो पनाह गाहें बंद कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूं जो इन्होंने काम किए हैं। तीसरा जो इन्होंने काम किया कि इमरान खान ने एक काम शुरू किया हुआ था, लोगों के घर बनाना पाकिस्तान में एक बड़ा ख्वाब है। महंगाई इतनी होती है, बंदा अपनी तनख्वाह से बड़े रोज़मर्रा की ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरा करता है। इमरान खान ने जो अपना घर मंसूबा शुरू किया था, जिसके आपको बैंकों की तरफ से लोन मिलता था, किसी ने बेचारे ने आधा घर बना लिया था, किसी ने कोई 90% बना लिया था, वो इन्होंने बंद कर दिया। यानी कि इन्होंने सेहत कार्ड बंद किया, इन्होंने पनाहगाहें बंद की, इन्होंने जो अपना घर मंसूबा था, जो इमरान खान बैंकों के जरिए इनको कर्ज दे रहा था, बिल्कुल नहायत आरामदेह और सहूलत से जिसका वो आप साथ अदा कर सके, वो बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका इन्होंने नाम रखा है, पहले एहसास प्रोग्राम था, उसमें वो ख़वातीन को ऐड कर रहा था। इन्होंने वो ख़वातीन को ऐड करना भी बंद कर दिया और ऊपर से क्या किया कि वो हर ख़वातीन को, मुस्तहिक़ ख़वातीन को 14,000 रुपये दे रहा था, इन्होंने वो उसका कट लगा के 7,000 रुपये कर दिया। जबकि महंगाई 14,000 से डबल होगी, 3 गुना बढ़ गई। इनको इमरान खान वाले 14,000 को 28,000 करना चाहिए था, इन्होंने 28 की बजाय 7 कर दिया। यानी कि ये 4 मैंने आपको मंसूबे जो गिनवाए हैं बड़े, जिनका डायरेक्ट तल्लक गरीबों के साथ था, वो बंद कर दिया। फिर इमरान खान ने जो तालीमी अदारों में तलबा और तालबात को स्कॉलरशिप दे रहा था, वो लाखों तलबा को, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अकाउंट बने हुए थे, उनके बैंक्स में आ जाती थी, इन्होंने वो स्कॉलरशिप बंद कर दी। इन्होंने जो इमरान खान पेट्रोल 150 रुपए की फिक्स कर दिया था, उसने इन्होंने 300 कर दिया। इन्होंने डीजल का रेट 300 कर दिया। जो इमरान खान के दौर में ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी, डीएपी खाद, यूरिया खाद, डीजल, ट्यूबवेल का बिल, इन्होंने 2 गुना बढ़ा दिया। और जो इमरान खान के दौर में फसलों का रेट था, यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूं, इमरान खान के दौर में गन्ना जो था वो 220-240 रुपये मन शुगर मिलें खरीदती थी, और ज़िम्मेदार को वापस उससे या पाकिस्तानी अवाम को चीनी 90 रुपये किलो मिलती थी। इन्होंने क्या किया कि गन्ना 220 रुपये ये काश्तकार से खरीद रहे हैं और चीनी 200 रुपये किलो कर दी 90 रुपये से। जो इमरान खान के दौर में मकई का रेट था, वो ज़िम्मेदार बेचता था जाके 4,000 रुपये मन, 4500 रुपये फी मन, अब वो ये खरीद रहे हैं 1800 रुपये में। जबकि उसमें जो इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पानी, डीजल, वो डबल हो गया। इन्होंने ये जो मैंने आपको गिनाए हैं, सेहत कार्ड, पनाहगाहें, स्कॉलरशिप, अपना घर स्कीम, ये जो काश्तकारों के ऊपर इन्होंने ये जुल्म किए हैं, ये इतने जुल्म ढाए हैं। अभी मैं आपको इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मैं और भी पता नहीं कितने गिनाऊं। इन्होंने इतने जुल्म ढाए हैं। अब ये गरीब आवाम के पास इलेक्शन में वोट मांगने के लिए तो जा नहीं सकते। अब इन्होंने क्या तरीका किया, इन्होंने कहा कि हम तो रुल गए हैं,
हम क्या करें, हमने इतनी महंगाई कर दी है, हमने सेहत कार्ड बंद कर दिया है, हमने वो अपना घर स्कीम बंद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर, आप यूटिलिटी स्टोर किसी का भी, मेरे शहर में गग्गो मंडी में 3 है, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें। इमरान खान के दौर में हर माह उधर करोड़ों रुपए की सेल होती थी। क्यों होती थी करोड़ों रुपए की सेल? इसलिए होती थी कि वहां पे हर चीज वाफर मकदार में मौजूद होती थी, सब्सिडी वाली। अब क्या करते हैं वो बेचारे, उधर मुलाजमीन भी फारग बैठे हुए, अब कई माह वहां पे आटा और चीनी नहीं मिलती। अवाम चक्कर लगा जैसे इमरान खान के आने से पहले थे यूटिलिटी स्टोर वीरान, अब फिर इन्होंने वैसे कर दिए। इमरान खान गरीबों के लिए दिन रात लगा के जो काम कर रहा था, इन्होंने आते ही सबसे पहले वो बंद कर दिए। इनके पास अब कोई जवाब नहीं था अवाम के पास जाने के लिए। इन्होंने फिर ये किया कि इमरान खान के गिर्द झूठे केसेस बना के उसको जेल में डालने की कोशिश की। भी इसको जेल में डाल देते, उधर पड़ा रहेगा, अवाम उससे बदजन हो जाएगी। जैसे ही जेल में डाला, अवाम उससे भी ज्यादा इमरान खान के गुण गाने लग पड़ी। अब फिर इन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें। फिर इन्होंने उसके जितने कैंडिडेट वर्कर थे उनके गिर्द घेरा तंग किया, हजारों के हिसाब से मुकदमात बनाए। आप सिर्फ कोई भी इनका डाटा निकलवा लें कि इमरान खान की जब से हुकूमत गई है आज तक पीटीआई के कितने वर्कर्स या आम लोगों के ऊपर इन्होंने कितने मुकदमात बनाए। शायद हजारों में नहीं, लाखों में मिले आपको, लाखों में। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएंगी इमरान खान के खिलाफ भी, हमें तो अब हमारा ज़मीर जाग गया, हम ये इस पार्टी में जा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं, हम इस। लेकिन अवाम फिर भी नहीं मान रही थी। अब फिर वही पुराना, सदियों पुराना जो तरीका था वो दोबारा अपनाया गया है कि जैसे हमारे मशहूर है कि किसी मुखालफिन से कोई बदला लेना हो या उसको कोई बात ना मान रहा हो तो किसी आम सी औरत को, जो बद किरदार औरतें मिल जाती हैं, इधर भी मिल जाती हैं शहरों में आम भी, उनको कोई चीज़ ले दे के तो वो उधर जाके थाने बयान देती है, फलाने ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, फलाने ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ एक मुकदमा झूठा बनवा दिया जाता है, जो बाद में जब तफ्तीश होती है, जब मामला अदालत में जाता है, वो झूठा साबित हो जाता है। आजकल तो वैसे ही बड़ा अच्छा निज़ाम आया हुआ है कि इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाए भी तो अदालतें कहती है इसका डीएनए करवा लें। डीएनए की रिपोर्ट जब आती है तो क्लियर हो जाता है मामला। अब ये जो इन्होंने एक स्टोरी शुरू की है, ये कोई अभी ख़त्म नहीं हुई। हाजरा शरीफ के ऊपर जो किताब आई है हाजरा शरीफ की, इसके ऊपर ये ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद और बड़ा कुछ लेके आएंगे, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, जब तक ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ये सिलसिला इन्होंने जारी रखना है। पता नहीं और पाइपलाइन में इन्होंने क्या क्या मंसूबे रखे होंगे, लेकिन होंगे इस तरह ही किरदार कुशी के बारे में, ख़वातीन के बारे में, ये वो। लेकिन आज तक एक मैं बात आपको बता दूं, किसी खतून ने ये आके नहीं कहा कि इमरान खान ने मेरे साथ ज़ना किया। इसने भी, ये जो हाजरा शरीफ है, इसने भी अपनी किताब में ये नहीं कहा। रेहाम खान ने भी ये नहीं कहा था। आयशा गुलालई ने भी ये नहीं कहा था। इससे ये बात साबित होता है कि इमरान खान ज़ना नहीं करता, कम अज़ कम वो निकाह करता है। दौर ये आ गया है कि जो निकाह करता है ना, उसका मीडिया ट्रायल होता है, और जो ज़ना करते हैं वो फिर रहे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इन्होंने मीडिया के ऊपर ट्रायल शुरू किया है कि जो बंदा ज़ना करे वो ठीक है, लेकिन जो निकाह कर ले उसमें से कीड़े निकालने हैं। इसकी इद्दत नहीं सही, इसने फलानी को वर्गलाया, इसने बच्चों वाली को छुड़वा दिया। एक औरत अपनी मर्जी से अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार करती है, उसको कानून, उसको शरीयत, उसको सब इजाज़त देते हैं कि वो जाके शादी कर सकती है। इद्दत का मामला तो वैसे ही बड़ा वाज़ेह है। ये पता नहीं पढ़ते नहीं है या इनको इतनी अकल नहीं है। इद्दत का मामला बड़ा ही वाज़ेह है। अब एक जो मर्द है, वो जब किसी औरत से, तलाक याफ्ता से या बेवा से शादी करता है, तो उसको तो नहीं ना पता ये बेवा कब हुई है, इसको तलाक कब हुई है।
ये तो औरत की स्वाबदीद है, उसने बताना होता है कि मुझे मेरे 3 माह पूरे हो गए हैं या नहीं हुए। कौन से किसी एक केस में आप बता दें कि मर्द जो है उसको, इस्लाम में भी यही है कि औरत का जो बयान है, जो औरत का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अहमियत दी जाती है। फिर आप जो आपके मीडिया के ऊपर ही नवंबर में यानी कि तलाक हुई है, आपके मीडिया के ऊपर ही आपको बताया गया है कि 3 माह बाद पूरा इद्दत पूरी करके, लेकिन वो अब यानी कि वो टेक्निकल चीज़ें निकाल के बदनाम किया जा रहा है कि आगे से कोई निकाह ना करे, लेकिन वो दूसरा अपना काम चलाता रहे। ये कोई पहली और आखिरी। और ये जो हाजरा शरीफ है, यानी कि ये भी साबित नहीं कर सकी कि इमरान खान ने मेरे साथ ज़ना की है। ये कहती है नहीं नहीं मेरे साथ नहीं किया, मुझे बरगलाने की कोशिश की है। ये हो सकता है भला? ये कोई बंदा तस्लीम करता है कि ये खुद ही कह रही है कि मैं उसकी बड़ी फ़ैन थी, उसके ऊपर बड़ी जान निछावर करती थी, बड़ा मरती थी, मैं बड़ी कशिश के साथ उसके सामने गई थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये हो सकता है कि जो इतनी मर रही हो, वो पंजाबी च एक मिसाल है भी जी तली तर रख के फिरदी होवे, तो आगे से वो उसकी मनपसंद बंदा भी हो और वो इसको वरगलाए और ये वरगलाई ना जाए। जब अगर मीडिया ट्रायल करना है तो फिर दोनों का मौक़िफ़ लेना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के ये वक्त सेलेक्ट किया है कि इमरान खान जेल में है, वो बयान नहीं दे सकता, वो जब आएगा उसको भी पता चल जाएगा। वैसे मुझे शक्ल से तो नहीं लगती कि इतनी हो कि इमरान खान इसके पीछे हो। इमरान खान तो 80 की 70 की दिहाई में इतना पॉपुलर और मकबूल था कि दुनिया की, ये नहीं कि पाकिस्तान की, दुनिया की ख़वातीन उसके पीछे थी, उसके ख्वाब देखती थी। इसका तो मैंने नाम ही हाजरा शरीफ का तो अब सुना है, लेकिन ये भी बात सोचने वाली है कि ये किताब आप अगर गूगल करें तो आपको पता चलेगा ये 2014 में शाया हो चुकी है। 2014 में किताब शाया हुई, उसको दोबारा फिर कैसे पाकिस्तान में शाया किया गया और ये वक्त का इंतखाब किया गया, ये बात भी बड़ी सोचने वाली है। और आवाम को इस बात के ऊपर, मैं इसलिए कहता होता हूँ कि आवाम सुनी सुनाई बातों पे ना जाए, मेरी बातों पे भी ना यकीन करे। आवाम आजकल बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, गूगल है, हर जगह से बंदा यूट्यूब है, सर्च कर सकता है। आप खुद सर्च किया करें, खुद सुना करें, 8-10 लोगों को सुने, फिर अंदाज़ा लगाएं। 8-10 हर चीज़, हर वेबसाइट पे ये चीज़ें हैं, उनको चेक करें, उसके बाद खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा असल बात है क्या है। और ये बात आपने बिल्कुल गौर अपने जहन में रखनी है कि इलेक्शन के नज़दीक ही ये शरीफ ख़ानदान इस तरह की किताबें क्यों लिखवाता है। ये बात काबिल गौर है। ये यानी कि बेनज़ीर के दौर से ही ये करते आ रहे हैं। ये शुरू से ही मौलाना समीउल हक का मैंने आपको बताया सेंटर का, उसके साथ भी इन्होंने ये किया, बेनज़ीर के साथ भी। अगर बिलावल, मैं ये बात आपको लिख के देता हूँ, अब तो इनका मिसाक़े जमहूरियत के तहत इत्तेहाद है ना, अब तो आपको इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा जितनी सीटें होंगी वो सारी जानी इनके झोली में ही है। पीपल्स पार्टी की भी, मौलाना फजलुर रहमान की भी और नून लीग की भी, बाप, ये सब एक ही, वो कहते हैं ना चटे वटे, वो एक ही हैं। ये जिस दिन इनका अलहदगी होगी आपस में, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, मियां नवाज शरीफ की, उस दिन आप देखना कि ये बिलावल की किस तरह किरदार कुशी करते हैं। उस दिन आप देखना कि जब इलेक्शन का नज़दीक होगा बिलावल के ऊपर कितनी किताबें ये लिखवाएंगे। जरदारी साहब की तो इन्होंने पहले ही बहुत की है ना, मैंने खुद देखा है पीटीवी के ऊपर घंटे घंटे का प्रोग्राम चलता था। ये जरदारी के ये घोड़े सेब खा रहे हैं, ये जरदारी के घोड़ों को मौसीकी सुनाई जा रही है, ये सरकारी खर्चे के ऊपर इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है, ये ज़मीनें लूटी हुई हैं। ये जरदारी साहब की तो पहले बड़ी इन्होंने की है ना, लेकिन ये बिलावल की करेंगे। अगर आसफा भुट्टो अगर आई सियासत में, उसकी ये करेंगे। क्योंकि मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है, लेकिन मैं इस ख़ानदान की नेचर से ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जब से ये 80 की दिहाई में सियासत से आया है, तब से इन्होंने सियासत में गंद घोला हुआ है। वो इमरान खान से इस बारे में किसी ने सवाल किया था, उसने कहा था कि उसने बस इतना ही कहा था कि अगर ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर सवाल करते हैं तो इनके हिसाब से तो मैं फरिश्ता हूँ, जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा नहीं वो बोला। ये मैंने वैसे अंदाज़ा लगाया है कि वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं गया अपने किसी मुखालफिन, वो करप्शन के
बात करता है, वो करप्शन की इल्ज़ामात लगाता है, वो चोर कहता है, वो डाकू कहता है, लेकिन इस तरह का उसने कभी नहीं इल्ज़ाम लगाया कि इसने जी फलां गुलकारा को, उसके मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा फलां गुलकारा के साथ उसको इसने तलाक दिलवाई, फलां गुलकारा को इसने मरी की चेयर लिफ्ट दे दी, फलां भारतीय गुलकारा के साथ रात को ये गंदी बातें टेलीफोन पे, सरकारी टेलीफोन के ऊपर, वज़ीर आज़म के टेलीफोन के ऊपर करता रहा। उसने कभी ये बात नहीं की, क्योंकि वो सियासत को सियासत समझता है, वो बिलो दी बेल्ट नहीं जाता। आपके मुखालफिन होते हैं, हर इलाके में हर बंदे के मुखालफ होते हैं, लेकिन इस चीज़ को बड़ा घटिया समझा जाता है कि किसी बंदे को गिराने के लिए या उसके साथ मुकाबला करने के लिए आप औरतों का इस्तेमाल करें। औरतों का इस्तेमाल बड़े घटिया नस्ल के लोग करते हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आप 80 की दिहाई से पहले भी देख लें, और 80 की दिहाई में जब मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत में कदम रखा, उस वक़्त के बाद भी सियासत देख लें कि सियासत को गंदा किसने किया है। ये ऑडियो लीक्स, ये वीडियो लीक्स, ये गवर्नर ज़ुबैर, ये परवेज़ रशीद की वीडियो, ये डबल शिफ्ट, ये बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें, ये मौलाना समीउल हक, ये रिहाम खान से किताब, ये आशा गुलालाई, ये जो अब हाजरा शरीफ है, ये इनके पीछे कौन है? अगर आप तहकीक करेंगे, अगर आप इसके बारे में तहकीक करेंगे, कभी ना कभी तो राज आ जाता है ना। जैसे मौलाना समीउल हक पे इल्ज़ाम लगाने वाली ताहिरा तजम्मल ने बाद में बता दिया था कि मेरा तो इस मामले के साथ लेना देना ही नहीं था, मैं तो जानती नहीं उनको, मुझे तो इस्तेमाल किया गया है। इस तरह आपको बाद में भी लोग बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन तक और भी इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे, अवाम को तैयार रहना चाहिए। असल मज़ा तब है कि इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बने, इस तरह वज़ीर आज़म ना बने औरतें इस्तेमाल करके, ऑडियो वीडियो इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म ना बने। उस वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं होगी, उस वज़ीर आज़म की कोई साख नहीं होगी। वज़ीर आज़म बनना है तो अवाम के वोट लेके बने। इस तरह ये कोई तरीका नहीं है। आपकी 40 साल सियासत है, आपको नए नहीं है। आप अपने 40 साल के जो कारनामे हैं वो अवाम को बताएं कि हमने ये किया है, हमने सेहत कार्ड बंद किया है, हमने पनाहगाहें बंद की हैं, हमने पेट्रोल डीजल के रेट डबल कर दिए हैं, हमने आटे का रेट डबल कर दिया। आप अपने कारनामे बताएं। आप औरतों का इस्तेमाल क्यों सियासत में कर रहे हैं? ये एक हमारे मुआशरे के लिए सही नहीं है। हम मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है हमारे मुल्क का, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि अपनी सिर्फ एक छोटी सी कुर्सी के लिए, वो कोई इतनी बड़ी कुर्सी नहीं है। आप तो पहले भी 3 दफ़ा मियाँ साहब उधर रह चुके हैं, आपको भी पता है कि उधर बैठ के भी क्या क्या कुछ आपने किया है। उसके लिए आप पूरे मुआशरे को, पूरे पाकिस्तान की इक़दार को, पूरे मुसलमानों की इक़दार को ना ख़राब करें। आप इलेक्शन लड़ें, मैदान में आएँ, दूसरी पार्टियों को भी, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन में, सबको मौका दें, लड़ने दें, पता भी चले, इलेक्शन लड़ के आएँ। आप इस बात को गलत साबित करें कि मियाँ साहब जब भी मैच इलेक्शन खेलते हैं या मैं उस वक्त अंपायर साथ मिला के खेलते हैं, इस बात को ज़ायल करें। आप इस दफ़ा साबित करें कि देखें जी हमने इमरान खान को भी छोड़ दिया है, वो ज़मानत पे बाहर है, अपने केस वो लड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो उसको छोड़ें। TLP को भी जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसकी सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश की है, उसको भी छोड़ें, वो भी लड़े इलेक्शन। सबको दें, पीपल्स पार्टी को सबको मौका दें बराबर। पता चले कोई पार्टी ये ना कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, सबको मौका दें। और उसके बाद जब जीतेंगे तो आपको भी लोग सराहेंगे, दुनिया को भी पता होगा कि मियाँ साहब जीत के आए हैं। दुनिया में एक दिल्ली की उनकी भी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको रिपोर्ट जाती है, वो बताएंगे अगर आप इस तरह जीत के वज़ीर आज़म बने तो ये वो वज़ीर आज़म है, इसने गंदी किताबें लिखवा के वज़ीर आज़म बना है। ये वो वज़ीर आज़म है जो अपने मुखालफिन को जेलों में डाल के उसके कैंडिडेट्स को खड़ा ही नहीं होने दिया। ये इस तरह वज़ीर आज़म बना है। अगर वो रिपोर्टें देंगे, ये जब आप इस तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इस तरह वज़ीर आज़म बनने का फ़ायदा ही नहीं है। मियाँ साहब, आपने वज़ीर आज़म बनना है तो अपने मुखालफिन को भी खुला छूट दे, लड़े इलेक्शन, जो जीतेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा।
दुनिया को भी पता होगा कि मियाँ साहब के पीछे वोट है, मियाँ साहब के पीछे गंदी किताबें नहीं हैं, गंदी वीडियोज़ नहीं हैं, गंदी ऑडियोज़ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की जमहूरियत ने आगे जाना है, अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है, तो हमको इस तरह की जमहूरियत लानी पड़ेगी जो वोट के ज़रिए आए। गंदी किताबों वाली जमहूरियत आ गई, गंदी किताबों से अगर हुकूमतें बनने लग पड़ी तो वो हुकूमत कैसी होगी? उसमें बरकत होगी या बेबरकती होगी? फिर ये मुल्क का क्या हाल होगा? इसलिए सबको सोचना चाहिए, इस तरह के जो वाक़े हैं, जो किरदार कुशी हैं, इस तरह की जो गंदी किताबें हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क हमारा ये सियासत किस तरफ लेके जा रहे हैं। 80 की दिहाई के बाद सियासत में क्या क्या गंद आया है और किन की वजह से आया है, इसके ऊपर भी एक बेंच बनना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस होनी चाहिए, मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए। कोई करे ना करे, मैं तो इंशाल्लाह करूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, अगर कोई कमी कोताही है तो आप कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।